किसी ने क्या खूब कहा है कि ज़िंदगी बिल्कुल पियानो की जैसे है। आप इससे क्या प्राप्त करते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इससे कैसे खेलते हैं और इसके किस की को आप किस वक्त और कैसे दबाते हैं। नमस्कार जोहार, मैं नीतिश्री एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपने नए कलाकारों को और उभरते कलाकारों को लेकर के। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है उभरते कलाकार। यह कार्यक्रम एक ऐसा मंच है जो उन उभरते कलाकारों को आपसे रूबरू कराता है जिनमें बहुत सारा टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन किसी कारणवश वो आपसे रूबरू नहीं हो पाए हैं। तो आज हम आपको एक बार फिर मिलवाने वाले हैं एक ऐसे ही कलाकार से। जी हाँ, आज के हमारे जो कलाकार हैं वो पियानिस्ट हैं। उनका नाम है हर्ष गौतम जी और वो अपने टीम के साथ यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि वो आपको अपने टैलेंट से रूबरू कराने वाले हैं अभी। तो चलिए समय न गवाते हुए हम उनका स्वागत करते हैं और उनके गाने को तो सुनेंगे ही, उनके धुन को सुनेंगे, साथ साथ में उनसे कुछ बातें भी करेंगे। तो हर्ष जी, मैं आपका और आपकी टीम का हमारे शो पे स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हर्ष जी, आपकी जो शुरुआत है पियानो को लेकर के, जो आपका रुझान है वो कब से शुरू हुआ? मैंने सीखना एक्चुअली बहुत लेट से स्टार्ट किया, लेकिन बचपन से इंटरेस्ट था पियानो में। जब भी कुछ मतलब ऐसे आज से 10 साल पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था आशिकी 2, काफ़ी पॉपुलर मूवी रही। वहाँ से मेरे को इंस्पिरेशन मिला एक अच्छे म्यूजिशियन बनने का। और उसके बाद से मैंने हारमोनियम पर इनिशियली काफ़ी प्रैक्टिस की, काफ़ी मतलब 2-3 साल 4 साल, जब तक मेरे पास एक कीबोर्ड था नहीं प्रैक्टिस करने को, तो उसी में मैं सिर्फ राइट हैंड को प्रैक्टिस करता था जी। फिर ग्रेजुअली क्या हुआ, जब मैं क्लास 10th मैंने दिया, 10th के बाद 11th में गया। 11th में फाइनली मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए एक स्पेशली सिर्फ मेरे लिए प्रैक्टिस करने के लिए एक कीबोर्ड, काफ़ी महंगा वाला, वो भी मेरे लिए वो छोटा सा चीज़ भी काफ़ी महंगा था उस वक्त, क्योंकि मतलब उसके बाद से मैंने उस कीबोर्ड को ख़रीदने के बाद से मैं डे 1 से ही स्टार्ट कर दिया था प्रैक्टिस, और आज उस चीज़ को 5 साल हो चुके हैं। उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी मतलब पियानो को छोड़ा नहीं है। कभी छोड़ा नहीं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं अरेंजो वर्क स्टेशन कीबोर्ड लाया हूँ, तो ये भी काफ़ी मतलब पेरेंट्स के सपोर्ट से ये सब हो पाया है। तो मेरे घर पे हमेशा से ही सपोर्ट रहा इन सब चीज़ों को। ओके, तो आपने इतना कुछ बताया है, आपको 5 साल हो चुके हैं, तो आपके 5 सालों की जो जर्नी का जो मिशन है, यानी आपका जो अपना कंपोजिशन है, वो हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने रिसेंटली कंपोज किया है। ऐसे मैं कुछ धुन बनाता हूँ, बट सिंस मेरे को लिरिक्स लिखना नहीं आता तो बहुत सारे धुन बनाकर वो रखा रह जाता है। तो उनमें से ये कि मैंने 2-4 लाइन लिखे हैं, बाकी मैं हम कर सुनाऊंगा। ओके, बिल्कुल। होगे जब पास तुम मेरे, तुझ में फिर से खो जाएंगे। होगे जब पास तुम मेरे, तुझ में फिर से खो जाएंगे। तुझको लगा के अपने गले फिर से तेरे हो जाएंगे। तुझको लगा के अपने गले फिर से तेरे हो जाएंगे।
तुझ में फिर से खो जाएंगे, तुझको लगा के अपने गले फिर से तेरे हो जाएंगे। थैंक यू। वाओ, मैं सुनते सुनते मेरा जो आईज़ है अपने आप क्लोज हो गया, क्योंकि बहुत सूदिंग जो है ये जो सॉन्ग है बहुत सूदिंग है। और जो आपका जो पार्ट था ना जिसमें आप ला 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 कर रहे थे, दैट वाज अमेजिंग फॉर मी। एक्चुअली उस पार्ट में मैंने कुछ लिखा नहीं है, सो दैट्स वाई मैंने सिर्फ उसको ऐसे ही गा दिया। फिलहाल उसके लिए लिरिक्स पर काम चल रहा है और जल्दी ही मतलब वो भी कंप्लीट होगा, तो हम लोग अपने बैंड के साथ उसको रिलीज़ करेंगे। अच्छा, तो आप लोग एक बैंड में परफॉर्म करते हैं? हाँ, मतलब हमारा अपना बैंड है। मैं और मेरे साथ मेरा फ्रेंड संदीप आज आया हुआ है, ही इज़ ऑन गिटार टुडे। और हम लोग का खुद का बैंड है, हम लोगों ने 1 साल पहले स्टार्टअप किया है, सो बहुत नई शुरुआत है। और बस इसी बैंड को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसा हमने सोचा। ओके, तो ये जो आपने सॉन्ग लिखा, छोटा सा सॉन्ग है, उसके साथ जो आपने कंपोज किया वो आपने खुद से किया और फिर आप इसको लेकर के फिर लेकिन आप लोग नए नए कंपोजिशंस को अपने बैंड के साथ बनाते हैं और परफॉर्म करते हैं। दैट्स ग्रेट। तो हर्षी, जैसे कि आपने कहा कि इनिशियली आपको मन था, बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यूज आप नहीं कर पाते थे, तो फिर उस टाइम में किस तरीके से आप जब आपको पियानो तो मिल गया, बट उसके बाद आपने किस तरीके से सीखा? किसी से आपने इंस्पिरेशन ली या किसी के पास आप पढ़ने के लिए गए, कुछ ऐसा सीखने गए? ऐसे तो मैंने पहले 2 साल तो सिर्फ यूट्यूब का ही हेल्प लिया। 12th में बहुत पढ़ाई का प्रेशर होता था, तो इधर उधर याद ना ही, मतलब फाइनेंशियली वैसे हम लोग स्टेबल उतने भी ज़्यादा नहीं थे कि कहीं बाहर जाकर सीखें। और यूट्यूब बेस्ट होता है आज के टाइम पर, मतलब इनिशियली किसी को कुछ भी सीखना है तो यूट्यूब। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि 12th जैसे हुआ तो फिर मैंने पेरेंट्स को मनाया, फिर समहाउ मैं AR रहमान कॉलेज में एडमिशन हो पाया चेन्नई में, KM म्यूजिक कंजर्वेटरी। तो वहाँ पर 1 साल 10 महीने अप्रॉक्स मैंने पियानो सीखा, सिर्फ 10 महीने, वही जो सीखा है उसी से आज मतलब जो भी कर रहा हूँ, शोज़ वगैरह कर रहा हूँ, सिर्फ वो 10 महीने की मेहनत है। और मतलब उसके बाद से जो भी पेरेंट्स का जो सपोर्ट रहा, उसके बाद भी कॉन्स्टेंटली उन्होंने कभी भी मतलब पढ़ाई को लेकर प्रेशराइज नहीं किया। तो उसके बाद से मतलब मैं कभी पीछे नहीं हटा इस चीज़ से। उस 10 महीने के बाद से फिर लॉकडाउन, कोरोना ये सब आया, उस दौरान मेरा काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। कोरोना लॉकडाउन के दौरान प्रैक्टिस वगैरह मैंने थोड़ा बहुत उस दौरान भी कंटिन्यू रखा। अमेजिंग थिंग। तो आपका जो पियानो है, पियानो के सीखने के पीछे आपने जब स्टार्टिंग में जब बताया था अपने जर्नी में, तो आपने कहा था कि इंस्पिरेशन रहा है मेरे पीछे, किसी के इंस्पिरेशन से मैंने किया। तो वो कौन है जिनके इंस्पिरेशन से आपने किया है? मैं उनका नाम यहाँ पर सबके सामने ज़रूर लेना चाहूँगा, क्योंकि वो काफ़ी अंडररेटेड रहे काफ़ी लंबे टाइम से, और उनका योगदान बड़े बड़े आर्टिस्ट को बाहर लाने में रहा है। जैसे कि अरिजीत सिंह, आतिफ असलम, जुबिन नौटियाल, काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट को उन्होंने ही सामने लाया। फिर मोहम्मद इरफान को भी। उनका नाम है मिथुन शर्मा। उनका नाम मैं बहुत रिस्पेक्ट से लेता हूँ, क्योंकि बचपन से ही, मतलब जब भी मैंने म्यूज़िक को स्टार्ट किया उनके ही गानों से सुनकर, आज भी जो भी गाता हूँ लाइव शोज़ में भी उनके ही गाने शुरुआत करता हूँ, तो उनके ही गानों से करता हूँ। तो उनका ही मैंने पियानो प्लेइंग सुना था बहुत पहले। आशिकी 2 मूवी आई थी, उसमें उन्होंने एक थीम कंपोज किया था, बैकग्राउंड स्कोर भी कंपोज किया था, और भी काफ़ी मूवीज़ के लिए। मेरा सपना था कि उन कंपोजिशंस को मैं बजा पाऊँ कभी फ्यूचर में। तो उस वक्त तो सपना था, जब बजा पाता हूँ तो मतलब खुद में भी लगता है कि यार कितना कुछ, मतलब मैं कोशिश कर किया, उसका रिजल्ट थोड़ा थोड़ा मिल पा रहा है। जी बिल्कुल। तो अभी आप अपने जो आपके आइडल रहे हैं उनके लिए कुछ प्ले कीजिए, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। ये कंपोजिशन सिर्फ उनके लिए है, ये बैकग्राउंड स्कोर है, तो ये मेरा फेवरेट है। ठीक है।
वाओ, इट्स आल्सो गुड, वेरी नाइस। थैंक यू मैम, बहुत बहुत। अब ये जब आप इतना कुछ आपने अपने लाइफ में किया है, इतना स्ट्रगल फेस करके, लेकिन जो एक लाइफ का कहीं पे डाउनफॉल आता है या फिर कोई एक ऐसा फेज़ जहाँ पे आप थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसा फेज़ आपकी लाइफ में आया है जब से आपने पियानो बजाना सीखा है? मेरे ख्याल से ये सबके लाइफ में आता है और आना ही चाहिए, क्योंकि उसी से इंसान वो सिचुएशन में कैसे अपने आप को बेस्ट रखना है उसके लिए तैयार होता है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है काफ़ी, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया, जब मैं चेन्नई से रांची आया, फाइनेंशियली मेरे पास कुछ ना ही सीखने को बहुत ज़्यादा इनकम था, बहुत कुछ ऐसा था नहीं, और ना ही यहाँ पर रांची में वैसा इन्वायरमेंट है वेस्टर्न म्यूज़िक को लेकर, ऐसा तो कुछ ज़्यादा है नहीं। और तो मतलब इनिशियली जब मैंने शोज़ वगैरह करने का कोशिश किया, स्टार्ट किया, तो शुरुआत 500 रुपये से हुई। पहला शो वो 500 रुपये मिला और मैंने सोलो जाकर उसको परफॉर्म किया था। उसके बाद से फिर बहुत दिन तक धीरे धीरे अपने आप को, मतलब बहुत ही कम रेट पर, एक होता है ऐसे प्रमोशन के बेसिस पर, मैंने कोशिश किया। इनिशियली बहुत डाउनफॉल भी ऐसा हुआ कि 2-2 महीने तक शो नहीं मिला। लगा कि अब क्या होगा, कि मतलब आगे क्या, खुद पे भी सेल्फ डाउट आता है कभी कभी, ऐसे में हो जाता है कि क्या मेरे को ही कुछ नहीं आता, क्या ऐसा क्या है। तो फिर बाद में फिर एक टाइम आया, आफ्टर कुछ पेशेंस रखने के बाद, 1-1.5 साल के बाद, व्हेन आई मेट संदीप, उसके बाद मैंने साथ में बैंड फॉर्म किया। उसके बाद से कभी हम लोग फ्री नहीं हुए हैं शोज से। मतलब तो आपने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा? हाँ, आज भी मतलब रेगुलर ही हम लोग मतलब परफॉर्मेंस देते हैं, शहर में, शहर के बाहर भी, इवन स्टेट के बाहर भी हम लोग हैं। तो वाओ, अमेजिंग। ये जो जर्नी है ये अपने आप में ही इतनी इंस्पिरेशनल है कि अगर हमारे दर्शकों के बीच में भी कोई एक ऐसा छोटा बच्चा बैठा होगा जो सोच रहा होगा कि मुझे अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए कि नहीं, तो शायद ये कहानी उसके लिए इंस्पिरेशन बन सकती है। हर्ष जी, आप जो आपने इतना सब कुछ सीखा है, तो आपके जो बिगेस्ट, आपने बताया, स्ट्रेंथ जो रहे हैं वो फैमिली मेम्बर्स रहे हैं, और उसके बाद आपके जो टीममेट्स हैं वो रहे हैं, तो वो कैसे हुआ, और उसके अलावा क्या कोई आपके स्ट्रेंथ है? मेरा सबसे जो लाइफ में सबसे बड़ा योगदान मेरे सिर्फ माता पिता का रहा है। उसके बाद म्यूज़िकली अगर मेरे को किसी ने मोटिवेट किया है तो वो यही है सामने जो बैठा हुआ है, एंड इसने बहुत कुछ मतलब मेरे को सिखाया है। सच बताऊं तो मतलब इसकी वजह से ही आज मैं आगे बढ़ पाया हूँ। तो बहुत कुछ, इज अ जीनियस। और हम लोग दोनों मिलकर मतलब काफ़ी अच्छा कुछ, मतलब साथ में हम लोग 2 म्यूजिशियंस होता है ना, जब मिलते हैं, जब संगत करते हैं तो बहुत नया म्यूज़िक निकलता है। तो हम लोग ने साथ में एक्चुअली बहुत काम किया है, और हम लोगों ने साथ में ही एक दूसरे को मोटिवेट कर कर आगे बढ़े हैं, हम लोग आगे बढ़े। दैट्स ग्रेट। एक अच्छा फ्रेंड या फिर एक अच्छा मेंटोर अगर साथ में हो तो थोड़ा सा लाइफ का जो पाथ है वो इजी हो जाता है। तो अभी जो आप नेक्स्ट जो परफॉर्म करने वाले हैं, तो वो किस चीज़ के बारे में आप करेंगे? मैं बस अभी नॉर्मली अभी कुछ भी बस ऐसे ही कंपोजिशन सुनाऊंगा। सबने सुना होगा, मतलब आप लोग रिकॉल कर पाएंगे इसको। ठीक है, काफ़ी ये झारखंड का ही मतलब बहुत फेमस कंपोजिशन है, बचपन में सुना करते थे सब लोग। जी। मैंने अपने स्टाइल में बजाया, काफ़ी पॉपुलर कंपोजिशन था अपने अकॉर्डिंग। मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम ट्राई किया, मेरे को लगा कि झारखंड के लोग जुड़े हुए होंगे तो सब लोग इसको रिकॉल कर पाएँ। होपफुली हमारे दर्शक रिकॉल कर पा रहे होंगे कि उन्होंने क्या, जो आपने बजाया वो किस गाने का है या फिर कहाँ पे उन्होंने सुना है ये चीज़। आगे बढ़ते हुए हर्ष जी, एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है वो ये है कि आजकल सारे लोग जो हैं वो बहुत
कह सकते हैं मनी ओरिएंटेड हैं या फिर करियर ओरिएंटेड है, और करियर में भी वैसे चीज़ को चूज़ करते हैं जहाँ पे ज़्यादा स्कोप होता है, बट इसके बीच में आपने जो है अपने पैशन को फॉलो किया है, तो क्या इसके पीछे क्या कुछ कहानी रही है या क्या कुछ आपका मोटिवेशन रहा है कि आपने एक नॉर्मल, आपने ऑब्वियसली अलग अलग चीज़ में पढ़ाई की बट फिर भी आपने म्यूज़िक को चूज़ किया? बिल्कुल। इसके पीछे एक मोटिव और सबसे बड़ा रीज़न क्या रहा है इसके पीछे आने का, कि जब 12th मेरा हुआ तो दो ऑप्शंस था, एक इंजीनियरिंग, दूसरा ऑप्शन था म्यूज़िक। अब क्या होता है कि इंसान को रियलाइज़ हो जाता है कि दोनों दो चीज़ें साथ में, एक दो नाव पे पैर रखना, वो बहुत लाइफ को लेकर, खुद को लेकर रिस्क लेना है। अब पैसा मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। ग्रेजुअली मेरे को ये समझ में आया, क्योंकि जब मेरा म्यूज़िक में थोड़ा भी डाउनफॉल होता था तो वो मेरे को ज़्यादा हर्ट करता था, इंस्टेड ऑफ एग्ज़ाम्स में ख़राब मार्क्स आना। ओके। हाँ, तो मैंने हमेशा इवन भी एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी अगर कितना भी पढ़ाई करना हो तो एक दिन पहले म्यूज़िक ज़रूर करता हूँ, कितना भी प्रेशर हो। मतलब सपोज़ अगर कल मेरा एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले नॉर्मली बच्चे दिन सुबह से शाम तक पढ़ाई कर रहे होते हैं, मैं सुबह से शाम तक ये पियानो कर रहा होता हूँ। मतलब इतना, क्योंकि ना एक्चुअली क्या है कि मेरे लिए पीस कुछ और है, मेरे लिए लाइफ का मोटिव कुछ और है। मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ अपने को एज एन आर्टिस्ट इम्प्रूव करना है। पैसे मैटर नहीं करते, सक्सेस मैटर नहीं करता, तो ये चीज़ है। ओके, पैसे मैटर नहीं करते, दैट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट कि पैसे भी मैटर नहीं करते, सक्सेस भी मैटर नहीं, बस मुझे मेरा पीस चाहिए एंड जो मुझे ये कीज़ बजाने से मिलता है, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। हर्षी, आप लाइफ में आगे करियर में मतलब क्या कुछ कहीं आपका ऐसा होप है या फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पियानो ऐसे कहीं बॉलीवुड में या फिर एल्बम्स वगैरह रिलीज़ करना है आपको, कुछ इस तरीके से आपका क्या प्लानिंग है? बिल्कुल, हमारा अभी जैसे कि मैंने एक गाना अभी प्रिपेयर किया है, लिरिक्स पर काम चल रहा है। जैसे लिरिक्स होगा 2-3 कंपोजिशंस और भी हैं, थोड़ा थोड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से 2-3-4 महीनों में हम लोग खुद का कंपोजिशंस रिलीज़ करेंगे, अपने बैंड को प्रमोट करेंगे। उसमें गाना भी मैं गाऊंगा, एक्चुअली हम लोग दोनों साथ में गाना भी गाते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम लोग, मतलब हम लोग का फुल बैंड को प्रमोशन होगा। हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ हमारे मतलब एज अ ग्रुप अपने आप को आगे बढ़ाना है। एक एज अ बैंड आप लोग खुद को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। बिल्कुल, गुड, दैट्स रियली नाइस। मतलब हम लोग चाहते हैं कि मतलब कुछ रीसेंट अभी जो जितना म्यूजिक चल रहा है, जितना म्यूजिक का डाउनफॉल हुआ आज के टाइम पर, लोग पीसफुल म्यूजिक सुनना पसंद नहीं करते, सिर्फ शोर शराबा। तो अपना मोटिव यही है कि थोड़ा सा एक एरा में थोड़ा चेंज लाना है। ओके, तो जैसा कि आपने कहा, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप कोई एक ऐसे पीसफुल थोड़ा सा धुन हमारे दर्शकों के लिए बजाइए। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि इससे आपका मोटिव जो है वो क्लियर हो जाए। परफेक्ट। ए माइनर।
अमेजिंग अमेजिंग, सच में आपका जो मोटिव है क्लियर हो रहा है, बहुत ज़्यादा सूदिंग था, जितना भी बजाया वो सुन के बहुत दिल को सुकून मिला और शांति मिली। इट्स लाइक एक लाविश रेस्टोरेंट वगैरह जैसे होता है ना, वहाँ पे ऐसे म्यूज़िक सुनने को मिलते हैं। बिल्कुल। रियली नाइस। अभी क्या आपने एम्प्टीनेस सुना है? हाँ। क्या एम्प्टीनेस का धुन बज सकता है थोड़ा सा? ओके, मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ। प्लीज टेक जी मेजर। थैंक यू सो मच, इट वॉज माई फेवरेट, लाइक ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट ऐसे गाना है। और इसका जो इसमें बेसिकली इसको पियानो पे ही ज़्यादा सुंदर लगता है। ये वाला पियानो बहुत है। तो आप लोग कभी बैठते हैं साथ में, तो जब आप कंपोजिशन करते हैं तो क्या आप लोग साथ में बैठते हैं, अपने आप कंपोजिशन हो जाता है आप लोग का, या फिर आप लोग सोचते हैं कि अच्छा इस टॉपिक पे करना है, इस तरीके से करना है, कुछ ऐसे करके प्लानिंग, या फिर अपने आप? यूजुअली थीम इमेजिन करना पड़ता है। ये चीज़ ज़रूरी है कंपोज करने के लिए, कि आप किसी भी सिचुएशन में खुद को इमेजिन करें या फिर किसी और को भी इमेजिन करें, लेकिन एक इमेजिनेशन ज़रूरी है कंपोजिशन के लिए। बिना बेस के कंपोजिशन फीलिंगलेस होता है, मतलब कुछ इसमें फील नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमेशा तो आप लोग एक थीम लेते हैं, फिर उसमें बात करते हैं, फिर ऐसे बैठ करके हंसी मजाक में ऐसे हो जाता होगा, या तो यूजुअली अकेले ही में, या हम अकेले में, कभी मैं खुद करता हूँ, कभी ये खुद करता है, क्योंकि वो चीज़ अकेले में होता है, फिर डिस्कस करके वो और बेटर हो जाता है। जैसे मैंने कुछ कंपोज किया, फिर इसको मैं सुनाऊंगा, वो उसमें कुछ सजेस्ट करता है, फिर वो और बेटर उसको ब्रश अप करते हैं आप लोग साथ में मिलके। बट जो आप स्ट्रक्चर जो तैयार करते हैं वो आप अकेले आप शांति में, जैसे पीसफुल आपका है भी थीम मोटिव है उसके अनुसार। अभी आप अगर एक खुद से हमारे दर्शकों के लिए अगर एक सॉन्ग अगर प्ले करना चाहिए, जो भी धुन कंपोजिशन आप प्ले करना चाहें, तो प्लीज़ कौन सा होगा? क्या कोई आपका फेवरेट है, या फिर कुछ ऐसा जो आप चाहते हैं हमारे दर्शक सुने? मैंने स्टार्टिंग में जो सुनाया था अपना कंपोजिशन, उसका मैं थीम बताऊंगा पहले, ताकि उसको मैं फिर सभी जो बजाऊं तो आपको समझ में आए। उसका थीम ऐसा है कि अभी देखिए, अभी क्या है कि जितने भी गाने बनते हैं, या तो लव पर, रिलेशनशिप पर बनते हैं, ब्रेकअप पे बनते हैं, और या फिर एकदम तड़कता भड़कता फिर बॉलीवुड डांस नंबर होता है। हम लोगों ने सोचा है पैचअप का थीम। एग्जैक्टली। तो उसका थीम क्या है कि सपोज यू हैड ब्रेकअप विद समवन, और उसके बाद आप दोबारा उसके पास जाना चाहते हैं। ये तो मुझे भी समझ में आ गया, मेरे दर्शकों को भी समझ में आ गया। हमारे पास समय की जो है बहुत कमी है, तो फटाफट से आप 1-1.5 मिनट के अंदर हमें सुना दीजिए। परफेक्ट। जब
तुझ में फिर से खो जाएंगे, होगे जब पास तू मेरे, तुझ में फिर से खो जाएंगे, तुझको लगा के अपने गले फिर से तेरे हो जाएंगे, तुझको लगा के अपने गले फिर से तेरे हो जाएंगे। वाओ, थैंक यू सो वेरी मच। हमारी पूरी टीम आशा करती है कि आप अपने लाइफ में और आगे बढ़ते रहें और हम आपकी बहुत सारे कंपोजिशन सुनते रहें। आपका समय देने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। और दर्शकों, आपने भी आज सुना आज के हमारे जो गेस्ट आए थे, जो हमारे उभरते जो कलाकार थे, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से आपको एंटरटेन किया। अगर आपको हमारे उभरते कलाकारों को देखना और सुनना पसंद है तो आप देखते रहिए उभरते कलाकार प्रोग्राम को, और आप हमारे यूट्यूब चैनल डीडी झारखंड को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम उभरते कलाकार के बहुत सारे एपिसोड्स डालते रहते हैं। और अगले कार्यक्रम में हम आपको फिर से मिलवाएंगे एक नए कलाकार से। तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार, नमस्कार।